नमस्कार बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस हिंदी कक्षा में हम यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम कक्षा 12 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है ये कक्षा 12 के, और जीवन परिचय के पश्चात इनके द्वारा जो पाठ्यक्रम में रचनाएं संकलित हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आपको पिछले जितने भी जीवन परिचय लिखवाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, उनमें ये बार बार बताया जा रहा है कि जीवन परिचय जितने भी बच्चे परीक्षा देंगे सब पढ़ेंगे। बस तरीका ये है, जो अच्छे अंक पाने के लिए आपको बताया जा रहा कि ये 5 अंक का जीवन परिचय आएगा। 5 में से 3 अंक लगभग हर बच्चा पा लेता है, पर अगर आपको 4 या 5 अंक पाने हैं तो कुछ अलग करना होगा। और उसके लिए मैंने बार बार आपको बताया है कि सबसे पहले जिस कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं उसका जीवन कुछ विशेष रूप से आप बताइए, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, आपने कुछ अलग से मेहनत की है। सन 1900, यहाँ पर मैंने स्मरणीय बिंदु कुछ काव्य पंक्तियों के रूप में पहले दिए हैं। सन 1908 जन्म कब हुआ इनका, देखिए यहीं से पूरा नहीं भी पढ़ा जाएगा तो भी पता चल जाएगा। सन 1908 सिमरिया ग्राम, जिला मुंगेर, बिहार राज्य के जिला मुंगेर में ग्राम सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनधार। दिनकर हिंदी साहित्य के सूर्य, ये जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसमें दिनकर अर्थात दिनकर का अर्थ है सूर्य, नाम ही दिनकर जिसका, मानव तनधार। बीए पास किए पटना से। दिनकर इनका नाम नहीं था, एक बात आपको बता दें, ये इनको एक तरह से उपाधि कह सकते हैं आप, एक विशेष नाम इन्हें दिया गया था। बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया और पढ़ते ही पढ़ते साहित्य के प्रति इनका रुझान हो गया, लगाव हो गया। रची रेणुका और रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार, ये रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। इन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं लिखी हैं, तो उसमें से जो यहाँ पर हम सारी तो नहीं दे सकते हैं, कुछ प्रमुख मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम इनका जीवन परिचय सूक्ष्म में, पहले सूक्ष्मावलोकन जिसे कहा जाता है, सूक्ष्म में पढ़ेंगे। सूक्ष्मावलोकन कैसे लिखना है कई बार आपको बताया जा चुका है, फिर भी देख लीजिए। नाम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, जिस कवि लेखक का लिखना है आपको। फिर पिता एवं माता का नाम, जन्म समय स्थान 23 सितंबर को इनका जन्म हुआ, सन 1908, मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। शिक्षा इनकी पटना विश्वविद्यालय से हुई। विशेष क्या है इनके साथ, राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहे, केंद्र सरकार की हिंदी समिति के परामर्शदाता के रूप में भी रहे हैं। पुरस्कार कौन कौन से मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उर्वशी, रसवंती, रेणुका, कुरुक्षेत्र, यहाँ कॉमा लगा लीजिए सब जगह पर, अल्पविराम आदि। काव्यगत विशेषताएं इनकी, कला पक्ष, सबसे पहले काव्यगत में कला पक्ष लिखते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, कौन सी भाषा इनकी, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों ही लिखे इन्होंने। उपमा रूपक, ये टाइपिंग की थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर उपमा रूपक कर लीजिए, उपमा रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। वीर रस की इनके काव्य में प्रधानता, ये ओज के कवि कहे गए, और जहाँ ओज गुण है वहाँ वीर रस होगा ही होगा। वीर रस के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार, उर्वशी जो इनकी है वो श्रृंगार से युक्त रचना है, श्रृंगार रस से, तो प्रमुख इनका वीर रस था। वीर के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार और करुण रस को भी प्रधानता दी, अपने काव्य में स्थान दिया है। भाव पक्ष क्या है, विद्रोही स्वर, राष्ट्रीय चेतना, इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा गया है।
आधुनिक हिंदी साहित्य में दिनकर जी को राष्ट्र कवि, सबसे पहला हिंदी साहित्य में भूषण को राष्ट्र कवि कहा गया, और उसके बाद जो द्विवेदी युग में वो कहा गया मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना के कारण, और आगे प्रगतिवादी कवि थे ये, प्रगतिवाद में दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा गया। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय चेतना से भरपूर होती थी, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत, देशभक्ति की भावना, प्रगतिवादी उदार दृष्टिकोण। जो प्रगतिवादी कवि हैं जितने भी, उदार दृष्टिकोण मतलब ये कि वो जो शोषण करता है, शोषकों के विरुद्ध हमेशा घृणा का भाव रखते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, इन्होंने सरकार में रहते हुए भी, ये एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्हें ऐसे ही ओज का कवि नहीं कह दिया गया, सरकार में रहकर सरकार की आलोचना करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। कि जहाँ एक तरफ इतना जो धनी वर्ग है जो सता रहा है गरीबों को, उसके पास इतना धन है कि वहाँ कुत्तों के लिए भी दूध और वस्त्र का इंतज़ाम किया जाता है, और वहीं गरीब के घर में भूखा बालक अकुलाता है, वो अपनी माँ की छाती से चिपक चिपक कर, उसके पास कपड़े नहीं हैं, भोजन नहीं है, जाड़े की रात ऐसे ही बिता लेता है। तो ये इनकी कविताओं में भाव मिलता है। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल सन 1974 को मद्रास में हुई थी। अंतिम जो इनका समय था बेटे की मृत्यु के कारण ये अंदर से टूट चुके थे, और मद्रास में ही, वहीं तिरुपति में समुद्र किनारे, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्होंने जल समाधि ले ली थी, मतलब स्वयं से समुद्र में ये वहीं एक तरह से जिसे हम कहेंगे कि स्वयं अपने प्राणों को त्याग देना, परंतु ऐसा नहीं, कुछ कहते हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहावसान हुआ था। साहित्य में स्थान, प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं ये, राष्ट्र कवि, ओज के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर प्रश्न आपसे इतिहास में पूछा जाए कि ओज के कवि के रूप में कौन सा लेखक या कवि प्रसिद्ध है, तो वो हैं दिनकर जी। तो ये सूक्ष्म अवलोकन था। अब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आपको समय कम होता है और लिखना पूरा होता है, तो इसलिए हमें समय का कैसे एक व्यवस्था करनी है, मैनेजमेंट करना है, वो सीखना है कि हम सारी बातें भी बता सकें और कम समय में लिख सकें। जीवन परिचय, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेडिंग सारी डालिए और संक्षेप में सारी बातें बताइए। कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। आपके पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी। बचपन में ही पिता की छत्र छाया से वंचित हो गए। पालन पोषण माताजी ने किया। मुकामा घाट, इनका जो घर था गंगा के किनारे एक गांव में था, जो सिमरिया गांव है गंगा किनारे, और मुकामा घाट जो था वो गंगा के दूसरी तरफ था। तो ये बचपन से ही, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बता दूँ, यहाँ नहीं लिखा मिलेगा कि शिक्षा के प्रति इनका इतना अधिक लगाव था। ये 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे, एक इनसे बड़े थे, एक इनसे छोटे थे, और इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके छोटे भाई और बड़े भाई दोनों ने ये तय किया था कि हम इसे पढ़ाएंगे, और उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, भाई का प्रेम निभाया। तो इन्होंने भी आजीवन, वो दोनों भाई कम पढ़े लिखे रहे, क्योंकि मेहनत, वो मजदूरी करने लगे, पिता थे नहीं, काम करके भरण पोषण इनका किया, इन्हें अच्छे से अच्छी तरह शिक्षा दिलाई, और इन्होंने आगे चलकर अपना कर्तव्य निभाया। दोनों भाइयों की पूरी जिम्मेदारी आजीवन उठाई। यहाँ तक बताया जाता है कि उस समय शाम के जो नाव गंगा पार आती थी, इधर से उधर जाती थी, तो मोकामा घाट से जब सिमरिया के लिए आखिरी नाव, जब स्कूल का इनके जो अंतिम एक चक्र था, पीरियड जिसे हम कहते हैं, अंतिम पीरियड था, तो उस समय तो ये रोज़ वहाँ से चले आते थे क्लास छोड़कर। पर ऐसा नहीं है कि क्लास खेलने के लिए छोड़ते थे, ये कक्षा 4वीं 5वीं की बात है, परंतु ये उतना समय नाव में बैठे बैठे पढ़ते थे। मजबूरी थी कि नाव नहीं मिलेगी, इसलिए चले आते थे। इस तरह से इन्होंने बहुत ही कठिनाइयों से अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा की है, उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय से BA किया, फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए, फिर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने।
द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। उन दिनों भारत में अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। तो दिनकर ने भी राजकीय सेवा के काल से स्वदेशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों और सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। कवि का कर्तव्य ही होता है कि जो तत्कालीन समस्याएं हों उन्हें वो समाज के सामने रखे, समाज में जागरूकता लाए। उसके लिए कविता के माध्यम से, कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं होनी चाहिए। सन 1950 में इन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद संभाला। सन 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और दिल्ली आकर रहने लगे। दिल्ली की काव्य साधना निरंतर जारी रही, लगातार ये कविताओं से जुड़े रहे। सन 1961 में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ और 1972 में 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उस समय 1 लाख मिलता था। भारत सरकार ने आपको साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से गौरवान्वित किया। सन 1964 में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के अनंतर ये पटना में रहने लगे। इनके जवान बेटे की मृत्यु ने इस ओजस्वी व्यक्ति को सहसा खंडित कर दिया, तोड़ दिया, अंदर से झकझोर के रख दिया और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए दिनकर जी 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में अस्त हो गए। ये दिनकर जो साहित्य का दिनकर है हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पहले साहित्यिक सेवाएं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही है वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। कृतियाँ इनका जो साहित्य है विपुल है, अथाह भंडार है। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, कुछ गद्य रचनाएं भी हैं और काव्य। ये बहुत अच्छे निबंधकार भी थे। प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हम देखते हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। खंड काव्य लिखा इन्होंने रश्मि रथी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और संग, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरिनाम। इसके अतिरिक्त बाल साहित्य भी कुछ लिखा है। धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं एक बार। भाव पक्ष। पहले ही आपको बता दिया कि दिनकर जी की कविताओं का स्वर राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। ये राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। इनकी कृतियाँ त्याग, बलिदान, राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। दिनकर जी ने भारत के कण कण को जगाने का प्रयास किया। इनमें दया और बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इसी कारण इनका कवि रूप जितना सजग है, विचारक रूप उतना ही प्रखर है। ये एक बहुत अच्छे विचारक थे, कवि थे, लेखक थे, निबंधकार थे और बहुत अच्छे एक राजनेता भी थे। कला पक्ष। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। भाषा हेडिंग में लिखेंगे, दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यावहारिक, जिसमें सर्वत्र भावानुकूलता का गुण पाया जाता है। मतलब भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, परंतु विषय के अनुरूप इन्होंने न केवल तद्भव बल्कि उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली इनकी ओज और प्रसाद इनकी शैली के प्रधान गुण हैं। ये 2 गुण इनकी शैली में, इनकी कविताओं में प्रमुख आए हैं। ओज, क्योंकि वीर रस के कवि थे तो ओज, और जहाँ पर करुण आ जाता है तो प्रसाद आ गया। मुक्तक और प्रबंध दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने सफलतापूर्वक काव्य रचनाएं लिखी हैं। मुक्तक
में गीत मुक्तक और पाठ मुक्तक दोनों का ही समन्वय है। तो आपको यहीं तक लिखना है, ये नहीं लिखना है। छंद। परंपरागत छंदों में दिनकर जी के प्रिय छंद हैं गीतिका, सार, सरसी, हरिगीतिका, रोला, रूपमाला आदि। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, उल्लेख, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से हुआ है। साहित्य में स्थान। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। जब ये छायावाद में थे तब भी अपनी बात कहते रहे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद समय के साथ साथ चलते रहे, रुके नहीं। ये उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फलतः गुप्त जी के बाद, पहले ही बताया आपको कि मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्रकवि पद के सच्चे अधिकारी बने ये। इन्हें युगचरण, राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक, एक ही उपाधि और है देखिए, अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक किसे कहा गया, वैतालिक, तो दिनकर जी को। जन जागरण का अग्रदूत, ये भी एक उपाधि, युगचरण, ये उपाधियाँ याद कर लीजिएगा। जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया, ये विशेषण सारे दिनकर जी को दिए गए हैं। ये हिंदी के गौरव हैं जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हो गई। तो आशा है कि जीवन परिचय आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो आप बार बार सुनिए, पूरा सुनिए बिना स्किप किए, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना रह जाए। धन्यवाद।